गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में हम आपको शॉर्ट स्टोरी का जो पहला चैप्टर है द गोल्ड वॉच, उसका हिंदी में आपको कहानी बता रहे हैं। देखिए, एक शंकु है जो बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब है। वो एक फैक्ट्री में काम करता है, तो उसके बारे में एक कहानी है। पिछली अनेक रातों की तरह शंकु इस रात को भी नहीं सो सका। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, किंतु इससे कोई काम नहीं बना। वह जितना अधिक सोचता, उसकी चिंता उससे भी और अधिक बढ़ने लगी। उसने उस अंधेरे में अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी फटी चटाई पर लेट गया, तो भी उसे सब कुछ इतना साफ साफ दिखाई दे रहा था मानो वह दिन में देख रहा हो। सूना पड़ा हुआ दफ्तर का कमरा, जब प्रत्येक व्यक्ति दोपहर के भोजन के लिए बाहर चला जाता है, कांच की खिड़की केवल थोड़ी सी भिड़ी हुई है। अंदर रखी हुई टेबल के एक किनारे पर कुछ मोटी पुस्तकें रखी हुई थी, दूसरे किनारे पर एक कलम, स्याही की एक बोतल तथा ऐसी ही कुछ वस्तुएं रखी हुई थी, और बीच में एक पुस्तक पर सोने की चैन लगी हुई एक सोने की घड़ी रखी हुई थी। खिड़की को खोलिए और अपना हाथ लगभग 1 फुट अंदर की ओर बढ़ाएं और आप इस घड़ी को उठा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोपहर को भोजन करने के लिए बाहर चला जाता है। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। पिछले अनेक दिनों किए गए अपने प्रयास, अपना भय और अपना संकोच उसे याद आने लगा। उसे उस समय वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो भी उसे भय लग रहा था। वह कांप रहा था और उसकी सांस तेजी से चल रही थी। यही कारण था कि वह उसे लेने में हर बार रुक जाता था और अधिक देर तक टाल मटोल करने से काम चलने वाला नहीं था। यदि वह और अधिक सोच विचार करता रहता तो वह कुछ भी कर सकने योग्य नहीं रहता। संभवतः वह मूर्खता के कारण अपने मन की इच्छा को जोर से कह भी सकता था, इसलिए उसे अगले दिन उस वस्तु को अवश्य प्राप्त कर लेना होगा। यदि वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता, तब शंकु के विचार उसके अपने जीवन को पीड़ा देने वाली समस्याओं के आसपास ठहरने लगे। अगला दिन महीने का तीसरा दिन होगा। अगले 3 दिनों में उसे 13 दिन का वेतन 13 रुपये मिलेगा। एक दुकान से खरीदी हुई वस्तुओं के बदले उसे उसको 4.5 रुपये देने थे, तब उसके पास 8.5 रुपये बचे रहेंगे। पिछले महीनों अपनी माँ की मृत्यु की वर्षी के लिए जब वह घर गया था,
तब उसने फंड में से 10 रुपये निकाल लिए थे। उसे अभी तक केवल 5 रुपये चुकाए थे। उसे बाकी के 5 रुपये भी 6 पैसे प्रति रुपया प्रति सप्ताह के ब्याज के साथ अवश्य दे देने चाहिए। चाय की दुकान पर पिछले चले आ रहे 1.5 रुपये के अलावा 2 सप्ताह के 3 रुपये से अधिक और देने थे। चावल, बीड़ी आदि वस्तुओं के उसे अली के 6 रुपये देने थे। मकान का किराया 3 रुपये प्रति माह। इन धनराशियों के अतिरिक्त उसने 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के छोटे छोटे कर्जे अनेक लोगों से ले रखे थे। 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था कि 1 रुपया मछली वाले को दिया जाना था। शंकु के मन ही मन उस सारी धनराशि का जोड़ लगाया जिसकी उसको ज़रूरत थी। उसको केवल 8.5 रुपये मिलने वाले थे। उस पर 22 रुपये 13 पैसे का कर्ज था। उसकी और भी दूसरी आवश्यकताएं थीं। उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से उधार ले रखे थे। यह उधार उस धनराशि में से था जो शंकु की पत्नी ने धीरे धीरे इधर उधर से पैसे बचाकर जमा की थी ताकि उसके छोटे बच्चे के लिए कमर में बांधने वाली जंजीर बनवाई जा सके। उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह अपने उस महीने के वेतन में से उसे कमर की जंजीर अवश्य खरीद देगा। शंकु का हृदय अनियमित होकर तेजी से धड़कने लगा। अपने हृदय की धड़कनों के बीच में से उसे सुनाई पड़ने लगा चाय वाले चुन्नी का तीखा स्वर, अली की खोखली हंसी और बेहूदी गालियां और फंड के इंचार्ज लोनप्पन की क्रोध से भरी बातचीत। उसे लगा जैसे कि सब लोग उसे शरारती लड़कों की तरह हाथ में लाठियां लेकर एक आवारा कुत्ते की तरह से घेर रहे हैं। कितना भयानक दृश्य था। इन सबको असहनीय पाकर शंकु करवट बदलकर पेट के बल लेट गया और उसने सोचा, कल उसकी घड़ी उठा लेने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सारी रात सोच विचार करने के बाद में उसने अंत में ये निर्णय लिया कि कल जैसे ही मैं फैक्ट्री में जाऊंगा तो मैं उस इंजीनियर की घड़ी को अवश्य उठा लूँगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या उससे कम से कम 20 रुपये नहीं मिल पाएंगे? 15 तक से काम चल जाएगा। 15 और 8.5 अर्थात 23.5 रुपये। इसमें 15 रुपये से अधिक ही मिलेंगे। वह अपना कर्ज उतारने और शांति से रहने योग्य हो जाएगा। एक ऋण मुक्त जीवन। ऐसा सोचते हुए आराम के साथ वह नींद में डूब गया और सुबह हो गई। यह क्या, तुम अभी तक नहीं उठे हो? उसकी पत्नी ने शंकु का कंधा हिलाते हुए कहा। सूरज निकले बहुत देर हो चुकी है। शंकु ने जल्दी से अपना सिर उठाया। उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को गोद में उठा
लिया जो उसकी ओर रेंगता हुआ आ रहा था और शंकु से पूछा, क्या तुम्हें आज फैक्ट्री नहीं जाना है, काम पर नहीं जाना है? अरे हाँ जाना है, उसने कहा और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। प्रातःकाल सूरज की सुनहरी किरणें जो पूरब दिशा की ओर वाले बांस के हरे भरे झुरमुट को भेजकर आ रही थी तथा ताड़ के पत्तों वाले पुराने छप्पर को चमका रही थी। वह देखकर जल्दी जल्दी उठा, आंगन में उतर गया, सदैव की भांति हाथ मुंह धोए काम पर जाने के लिए कपड़े पहने और कारखाने के लिए चल पड़ा। उसकी पत्नी ने कहा, अरे सुनो, बच्चे को कोई मरहम खरीद लाना। उसकी ओर एक आदेशात्मक दृष्टि डाली। शंकु को लगा कि बच्चे के शरीर में प्रत्येक जगह बड़ी बड़ी फुंसियाँ हो गई हैं और वो उसकी ओर भयानक रूप से घूर रही हैं। एक पल खामोशी में गुजर गया। किस तरह का मरहम? शंकु ने मूर्ख व्यक्ति की तरह पूछा। फुंसियों वाला मरहम, उसकी पत्नी ने कहा। बच्चे के शरीर पर फुंसियाँ ही फुंसियाँ हो गई है। उसने कहा, ठीक है, मैं ले आऊँगा। फिर उसने दोबारा जोर से कहा कि जब शाम को लौटो तो 2 पके हुए केले लेते आना। बच्चा रात को रोने लगता है और उसे देने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। अपने बाएं हाथ से अपना ब्लाउज ऊपर खींचती हुई वह खड़ी रही। तब शंकु ने देखा उसकी पत्नी का पेट आगे को बढ़ा हुआ था। क्या एक और वजन चला आ रहा है? शंकु सन्नाटे में आ गया। उसने अपने आप को कोसा और एक गहरी सांस लेकर कारखाने की ओर चलने लगा। सुनो, भूल मत जाना, पत्नी ने उसे याद दिलाया। शंकु ने हाँ में सिर हिला दिया और चलता गया। एक बड़े मध्यावकाश की घंटी बजी। प्रत्येक व्यक्ति घर, होटल और चाय की दुकान की ओर भोजन के लिए दौड़ा। शंकु अकेला ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कहीं नहीं गया और कारखाने के पश्चिम वाले कोने के खंभे के सहारे खड़ा रहा। उसके हृदय पर घटाएं छाई हुई थी और वह व्याकुलता से फटा जा रहा था। कुछ क्षण बीत गए। छोटे कद का, बिल्ली जैसी आंखों वाला, संगमरमर की मूर्ति जैसा दिखने वाला मोटा अंग्रेज इंजीनियर कमरे से निकला और ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया और चला गया। सदैव की भांति उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। शंकु के हृदय में आराम से के साथ ठंडक पड़ी। कुछ और क्षण गुजर गए। शंकु ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तब वह दफ्तर की खिड़की के पास गया। थोड़ी सी अंदर जो खुली हुई थी, सोने की घड़ी मेज पर थी। वह कैसी चमक रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। दोपहर के भोजन और नींद के बाद 4 बजे ही वो इंजीनियर वापस लौटता था। 1, 2, 3, 6 या 7 मिनट बीत गए। शंकु ने सोचा, मानो कोई उसे देख रहा है, देख लेता है तो। डर ने उसे आगे धकेल दिया। वह कुछ कदम चला, चारों ओर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। भारी आवश्यकताओं से विवश होकर वह कमरे की ओर चला। एक बार फिर उसने चारों ओर देखा और उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने कुछ सेकंड बीत जाने के बाद अपने हाथ को खिड़की के अंदर डाला और घड़ी, सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई। घबराई हुई आंखों से जल्दी से उसने चारों ओर देखा। कांपते हुए उसने घड़ी अपने पजामे की जेब में रख ली और अपनी सांस रोकी और जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया।
लगभग 10 कदम के बाद उसने पीछे देखा, तब उसने किसी को पूर्वी बरामदे में जल्दी जल्दी अपनी ओर आते हुए देखा। स्पष्ट था कि वह टाइम कीपर के कार्यालय की ओर जा रहा था। उसने सब कुछ देख लिया होगा, शायद वह फाटक पर पहरेदार को खबर करने के लिए जा रहा होगा। हे ईश्वर, क्या वह कोई गड़बड़ कर बैठा है? शंकु पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। सोने की घड़ी उसकी जेब में एक अंगारे की तरह थी जो उसके जेब को जलाए दे रही थी, और चारों ओर लट्टू की भांति घूमता सब कुछ घूमता हुआ मालूम पड़ रहा था। ठंडक के लिए कोई छाया नहीं थी। प्रत्येक वस्तु जल रही थी, जल रही थी, जल रही थी। भाई शंकु, तुम यहाँ क्यों खंबे की तरह क्यों खड़े हो? शंकु ने चौंक कर देखा। पास में माधव खड़ा हुआ था। शंकु हकलाकर बोला, कोई बात नहीं, बिना काम के खड़ा हूँ। चल झूठे कहीं के, माधवन ने हंसकर कहा और अपने काम पर चला गया। उसने जाकर चोरी की रिपोर्ट अवश्य कर दी होगी। मेरे ईश्वर, वह डर गया और उसने जल्दी से वह खिड़की के पास गया और उसने जेब में से घड़ी निकालकर उसको वापस रख दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि यदि किसी ने चोरी खुल गई और सबको पता लग गया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, डांट फटकार लगेंगी और उसकी पिटाई भी होगी। वह निष्ठुर भय शंकु के दिल में समाता चला गया और उसका दिल इन विचारों से सिहर उठा। तब उसने उस घड़ी को वापस रख दिया। वहाँ पर कोई नहीं था और उसका हाथ सफ़ेदा पेड़ के पत्ते की भांति काँप रहा था। उसको एकाएक अपने घर का और बिना चुकाए हुए कर्ज का ध्यान आया। क्या किया जाना था? शंकु को लगा मानो उसका दम घुट रहा है। उसके पीछे पैरों की आवाज़ थी। कोई वापस आ रहा था। उसने घड़ी मेज पर रखी और तेज़ी से चला गया। देखिए, ना चाहते हुए भी उसकी मजबूरियों ने उसको चोरी करने के लिए बाध्य किया, जबकि वो चोर नहीं था। लेकिन जो परेशानी आती है मनुष्य को, तो सब कुछ करता है। थैंक यू। हैप्पी नाइट डे।